वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम चिन्ना चिन्ना आसाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि मलयालम मूवी है और अभी अभी रिलीज हुई है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस साल की सबसे बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली फिल्मों से इस फिल्म का नाम जरूर लिया जा सकता है। इस फिल्म ने मुझे बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत तंजावुर में रहने वाली एक शादीशुदा महिला लीला से होती है। पति की मौत के बाद वह एक ग्रुप के साथ काशी घूमने आती है, लेकिन अचानक वह अपने ग्रुप से बिछड़ जाती है। उसका पर्स और मोबाइल भी खो जाता है, इसलिए वह काशी में बिल्कुल अकेली फंस जाती है। उसी समय उसकी मुलाकात माधवन नाम के एक मलयाली व्यक्ति से होती है। माधवन भी अपनी पत्नी को खो चुका है और कई सालों से काशी में रह रहा है। उसकी बेटी वहीं पढ़ाई करती है। वह बहुत ही नेक दिल और मददगार इंसान है। उसे चाय बहुत पसंद है और वह रोज कई कप चाय पीता है। वह हिंदी भी अच्छी तरह बोल लेता है और सभी लोगों से हंसकर मिलता है। एक दिन माधवन गंगा घाट के पास बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी चाय वाला उसे बताता है कि सुबह से एक महिला वहीं अकेली बैठी है। उसे देखकर लगता है कि वह दक्षिणी भारत की रहने वाली है। यह सुनकर माधवन उस महिला के पास जाता है। वह महिला लीला होती है। माधवन उससे पूछता है कि वह मलयाली, तेलुगु या तमिल है। जैसे ही लीला बताती है कि वह तमिल है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब माधवन समझ जाता है कि वह बहुत बड़ी परेशानी में है। वह तुरंत अपने एक जान पहचान वाले लड़के से कहता है कि अगर कहीं कोई तमिल टूरिस्ट ग्रुप दिखाई दे तो उन्हें इस महिला के बारे में ज़रूर बता देना। इसके बाद माधवन लीला से उसके परिवार और फ़ोन नंबर के बारे में पूछता है, लेकिन घबराहट की वजह से लीला को किसी का नंबर याद नहीं रहता। वह भगवान से प्रार्थना करती रहती है। माधवन उसे भरोसा दिलाता है कि काशी में उसकी बहुत पहचान है और वह किसी न किसी तरह उसके ग्रुप को ढूंढ लेगा, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी कुछ छोटे छोटे बच्चे माधवन के पास आते हैं और उससे चाय बिस्कुट मांगते हैं। माधवन का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह उन सभी बच्चों को अपने पैसों से खाने पीने की चीज़ें दिला देता है। इसके बाद वह लीला को नाश्ता कराने ले जाता है। पहले वे एक छोटी सी दुकान पर जाते हैं, लेकिन वहाँ सफाई नहीं होती, इसलिए लीला कुछ खा नहीं पाती। तब माधवन उसे एक साफ सुथरे दक्षिणी भारतीय रेस्टोरेंट में ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में चलते हुए लीला अचानक माधवन से पूछती है, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? यह सवाल सुनकर माधवन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वह कोई जवाब नहीं देता और वह मुस्कुराकर आगे चलने लगता है। चलते चलते वह कहता है, आपको साफ सुथरी जगह पर खाना चाहिए। पास में एक अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। रास्ते में वह लीला से बात करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि वह साल 1982 में तंजावुर गया था और तंजावुर तथा वाराणसी के बीच एक खास ऐतिहासिक संबंध भी है, लेकिन उस समय लीला इतनी परेशान होती है कि उसका किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद लीला अपने लिए एक डोसा मंगवाती है। वहीं माधवन कहता है कि काशी की चाय बहुत मशहूर है और वह रोज 7-8 कप चाय पी जाता है, इसलिए वह दोनों के लिए चाय भी मंगा देता है। जब चाय आती है तो लीला कहती है कि वह चाय नहीं पीती। तब माधवन हंसते हुए दोनों कप खुद ही पी लेता है। इसके बाद वह अपना खाना भी खत्म करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब दोनों लीला के टूर ग्रुप को ढूंढने के लिए एक टूरिज्म एजेंसी पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि अभी तक किसी भी एजेंसी ने किसी महिला के लापता होने की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एजेंसी वाले कहते हैं कि शायद थोड़ी देर बाद शिकायत आए। यह सुनकर दोनों थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। तब माधवन कहता है कि पास में तमिलनाडु एसोसिएशन का एक कार्यालय है, वहाँ एक तमिल व्यक्ति रहता है, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। इसलिए वह लीला को वहाँ ले जाता है। कार्यालय में बैठे तमिल व्यक्ति लीला को देखते ही उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वह तंजावुर की रहने वाली है तो वे उससे बहुत बातें करने लगते हैं। इसी बीच माधवन कहता है कि वह बाहर जाकर फिर से टूर एजेंसियों से पता करके आता है और लीला को वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। जैसे ही माधवन बाहर आता है, वह तमिल व्यक्ति लीला से अपनी निजी बातें करने लगता है। वह कहता है कि वह भी तमिलनाडु से काशी आकर बस गया था और आज तक उसकी शादी नहीं हुई। एक ज्योतिषी ने उससे कहा था कि उसकी शादी तंजावुर की किसी महिला से होगी, इसलिए लीला को देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है। इसकी बातें सुनकर लीला असहज महसूस करने लगती है। वह सोचती है कि जिस जगह वह अपनी सुरक्षा के लिए आई थी, वहीं उसका अपना राज्य का आदमी ऐसी बातें कर रहा है। तभी माधवन वापस लौट आता है। लीला तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है। माधवन उस व्यक्ति को गुस्से से देखता है और समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। वह लीला से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे लगा था कि यह जगह सुरक्षित होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आदमी ऐसा व्यवहार करेगा। दोनों फिर से काशी की गलियों में घूमने लगते हैं। रास्ते में लीला कुछ अघोरियों को देखकर पूछती है कि क्या सच है कि अघोरी इंसानों के शव खाते हैं? माधवन जवाब देता है, कुछ असली अघोरी होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से लोग सिर्फ अघोरी बनने का नाटक करते हैं।
कई लोग किसी मुसीबत से बचने के लिए यहाँ आकर ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। इसके बाद वह लीला से कहता है, अगर तुम सिर्फ वाराणसी घूमने आई हो तो तुम्हें इस शहर की असली खूबसूरती कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर इस शहर को महसूस करोगी, यहाँ के लोगों के बीच समय बिताओगी, तब तुम्हें इसकी असली पहचान समझ आएगी। माधवन की यह बात लीला के दिल को छू जाती है। अब वह पहली बार काशी को ध्यान से देखने लगती है। सड़क पर काम करते लोग, संगीत बजाते कलाकार, चित्र बनाते बच्चे और वहाँ का साधारण जीवन, सब कुछ उसे बहुत सुंदर लगने लगता है। काशी की गलियों में घूमते हुए लीला और माधवन एक जगह बैठकर आराम करते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की उनके पास रुई की मिठाई बेचने आती है। माधवन मुस्कुराते हुए से रुई की मिठाई खरीद लेता है और खाते हुए लीला से बातें करने लगता है। बातों बातों में माधवन बताता है कि वह पहले एक स्कूल में शिक्षक था, अब वह रिटायर हो चुका है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम जानकी है। वह बहुत अच्छी भारतनाट्यम नृत्यांगना है। कुछ समय पहले उसकी पत्नी का निधन हो गया था और तभी से वह अकेले जीवन बिता रहा है। यह सुनकर लीला भी अपने जीवन की कहानी बताती है। वह कहती है कि जब वह जवान थी तब उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पति ने उससे प्यार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पहली पत्नी के बेटे की देखभाल के लिए शादी की थी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी एक तरह से नरक बन गई। उसे कभी पति का प्यार और सम्मान नहीं मिला। कुछ समय बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। पति की पहली पत्नी का बेटा बड़ा होकर विदेश में जाकर बस गया। उसने भी कभी लीला को अपना नहीं माना। आज वह तंजावुर में बिल्कुल अकेली रहती है। इसी अकेलापन से बाहर निकलने के लिए वह इस ग्रुप ट्रिप पर काशी आई थी। भावुक होकर वह कहती है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ इतनी है कि वह एक बार अपने पोते को देख सके, लेकिन उसका बेटा और परिवार उससे फोन पर भी ठीक से बात नहीं करते। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और वह पूरी तरह अकेली रह गई है। लीला की बातें सुनकर माधवन कुछ देर तक चुप रहता है। वह उसकी तकलीफ को महसूस करता है। इसके बाद माधवन उसे काशी की एक ऊंची छत पर ले जाता है, जहां से गंगा का बेहद सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। वहां पहुंचकर वह लीला का एक वीडियो भी बनाता है ताकि उसकी यह याद हमेशा के लिए उसके पास रहे। उसी समय वहाँ एक युवा प्रेमी जोड़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते और प्यार से समय बिता रहे होते हैं। उन्हें देखकर लीला और माधवन दोनों थोड़ा छेप जाते हैं और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद लीला कहती है कि उसका मन काशी की मशहूर लस्सी पीने, कचौड़ी खाने और यहाँ के स्थानीय स्वाद का आनंद लेने का है। माधवन खुशी खुशी उसे वहाँ की मशहूर दुकानों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले दोनों एक लस्सी की दुकान पर पहुँचते हैं। लस्सी देखकर लीला हैरानी से कहती है, उसने सुना था कि यहाँ की लस्सी नीले रंग की होती है, लेकिन यह तो सफ़ेद है। माधवन हंसते हुए कहता है कि यहाँ की असली लस्सी ऐसी ही होती है और उसे निश्चित होकर पीने के लिए कहता है। दोनों लस्सी पीते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक माधवन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टी हो जाती है। यह देखकर लीला अपनी हंसी नहीं रोक पाती और पहली बार खुलकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद माधवन पतंग उड़ाने लगता है और लीला चुपचाप बैठकर उसे देखती रहती है। तभी एक छोटी लड़की फूलों और दीपों की छोटी छोटी टोकरियां बेचते हुए उनके पास आती है। उसकी मासूमियत देखकर लीला का दिल पिघल जाता है। वह माधवन से 100 रुपए लेकर उस बच्ची को देना चाहती है, लेकिन बच्ची विनम्रता से पैसे लेने से मना कर देती है। वह कहती है, अगर कुछ लेना है तो मेरी चीज़ खरीद लीजिए, लेकिन ऐसे पैसे मैं नहीं लूँगी। उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान देखकर लीला बहुत प्रभावित होती है। वह सोचती है कि काश यह बच्ची उसके साथ तंजावुर चल पाती। फिर लीला माधवन से कहती है कि उसने सुबह से उसके ऊपर बहुत खर्चा किया है। वह उससे कहती है कि वह सारे खर्च का हिसाब रखे ताकि लौटते समय वह उसे पूरा पैसा वापस कर सके। यहीं से दोनों फिर से लीला के खोए हुए टूर ग्रुप को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। इसके बाद माधवन अपनी पत्नी के बारे में बताना शुरू करता है। मेरी बेटी के जन्म के बाद लगभग 1 साल तक, माधवन आगे बताता है कि आज भी उसकी पत्नी की यादें उसके दिल में वैसी ही बसी हुई है। वह उन्हें कभी भूल नहीं पाया। यह सुनकर लीला अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। वह कहती है कि मेरे पति को मुझसे कभी प्यार का अपनापन नहीं था। अभी हमने जिस आदमी को अपनी पत्नी को मारकर बाहर जाते देखा, मेरी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने पूरी जिंदगी दुख और तकलीफ में बिताई। कुछ देर बाद लीला माधवन से पूछती है, क्या आप कभी कहीं घूमने गए हैं? माधवन जवाब देता है कि वह एक बार हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत स्थान पर गया था और वहाँ की यादें आज भी उसे अच्छी तरह याद है। फिर वह लीला से यही सवाल पूछती है। लीला कहती है कि काम के सिलसिले में मैं 2 बार दिल्ली गई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे कभी कहीं घूमने नहीं ले गए। उनके साथ मैंने कभी कोई यात्रा नहीं की। यह मेरी जिंदगी की पहली यात्रा है जिसमें मैं अकेले घर से बाहर निकली हूँ। यह बात सुनकर माधवन उसकी ओर देखता है और उसके अकेलेपन को समझने की कोशिश करता है।
थोड़ी देर बाद माधवन को याद आता है कि काम के सिलसिले में वह पहले एक जगह आया था जहाँ बहुत स्वादिष्ट मटन बिरयानी मिलती थी। वह मुस्कुराते हुए लीला से पूछती है, क्या आप मटन बिरयानी खाना पसंद करोगी? माधवन के पूछने पर लीला मटन बिरयानी खाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों साथ बैठकर मटन बिरयानी खाते हैं। खाना खाते समय फिर माधवन की बेटी जानकी का फोन आता है। यह देखकर लीला कहती है, फोन की जरूरत तो उन्हीं लोगों को होती है जिनके अपने लोग उनका हालात पूछते हैं। मेरा तो कोई अपना ही नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती। इसके बाद माधवन लीला को एक आश्रम में लेकर जाता है। वहाँ बहुत से बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनके परिवार अब उनके साथ नहीं है। लीला पूछती है, यह कैसा आश्रम है? माधवन बताता है, बहुत से लोग अपनी जिंदगी का आखिरी समय काशी में बिताना चाहते हैं। यह उन्हीं लोगों के रहने की जगह है जहाँ वे शांति से अपना जीवन बिताते हैं। वह लीला को वहाँ रहने वाले सभी लोगों से मिलवाता है। उन्हें देखकर लीला के मन में एक अलग ही भावना जागती है। वह सोचती है कि शायद इस दुनिया में अकेले रहकर भी सुकून से जिया जा सकता है। कुछ देर बाद दोनों एक मंदिर के बाहर बैठते हैं। वहाँ लीला कहती है, मुझे बचपन से नृत्य करना बहुत पसंद था। मैंने छोटी उम्र में डांस भी सीखा था, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने मुझे कभी नाचने नहीं दिया। मैं अपने पिता के साथ थी, तब तक मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। माधवन उसकी बातें चुपचाप सुनता है। फिर वह कहता है कि रात में गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। वह सुझाव देता है कि दोनों शाम को वहां चलेंगे। दोनों गंगा घाट की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में एक काले कपड़े पहने युवक सामने से आता है। गलती से लीला उससे टकरा जाती। उसके हाथ में राख से भरा एक डिब्बा होता है जो नीचे गिरकर बिखर जाता है। यह देखकर लीला बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से कोई बड़ा पाप हो गया है। वह तुरंत उस युवक के पीछे जाती है और उससे बार बार माफी मांगती है। युवक पहले कहता है, कोई बात नहीं है, मेरी किस्मत थी, लेकिन लीला फिर भी माफी मांगती है। तब युवक रोते हुए सच बताता है कि वह राख उसकी पत्नी की अस्थियां थी। वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, लेकिन वह अचानक मुझे छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर लीला और माधवन दोनों भावुक हो जाते हैं। वे उसे समझते हैं, बेटा इतना दुख मत करो, आज से हम तुम्हारे साथ हैं। हमें अपने माता पिता जैसा समझो। फिर वे एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और पूरी विधि विधान से उस युवक की पत्नी की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करते हैं। इसके बाद माधवन उसे समझाता है, अब हमेशा दुख में मत जियो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत है। अगर भविष्य में तुम्हें सही साथी मिले तो दोबारा शादी करके नई जिंदगी शुरू करना। युवक उनका धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान माधवन के मोबाइल पर एक फोन आता है। दूसरी तरफ से खबर मिलती है कि लीला का टूर ग्रुप उसे ढूंढते हुए आ गया है और वे लोग बताए गए स्थान पर इंतजार कर रहे हैं। सुनते ही माधवन के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। उसे एहसास होता है कि अब लीला उससे बिछड़ जाएगी। वह लीला से कहता है, आपका ग्रुप मिल गया है, अब इसे वहीं चलना चाहिए। दोनों एक ऑटो में बैठकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। दोनों के दिल में एक ही एहसास होता है कि अब शायद यह सांस खत्म होने वाला है। कुछ देर बाद वे बताए गए स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऑटो से उतरने के बाद उन्हें लगभग 200 मीटर पैदल चलकर उस जगह तक जाना होता है। माधवन लीला से कहता है, यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ेंगे तो आपका टूर ग्रुप आपका इंतजार कर रहा होगा। आइए चलते हैं। लेकिन लीला उससे कहती है, आप यहीं से वापस चले जाइए। अगर लोग मुझे आपके साथ देखेंगे तो मेरे बारे में गलत सोचेंगे। माधवन उसकी बात मान लेता है। वह कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना और सुरक्षित रहना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लीला उदास आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन जैसे ही माधवन वहां से दूर जाता है, लीला अपने ग्रुप की तरफ नहीं जाती। वह दूसरी दिशा में जाकर अकेली बैठ जाती है। तभी उसे अपना बचपन याद आने लगता है। बचपन में उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पिता मंदिरों में रंग रोगन का काम करते थे। एक दिन छोटी सी लीला अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे ट्रेन में बैठकर काशी घूमने जाना है, मुझे भी वहां ले चलिए। उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं, काशी में बहुत भीड़ होती है, कहीं तुम वहां खो गए तो? लीला हंसते हुए जवाब देती है, मैं कभी नहीं खोऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे काशी को अपनी आंखों से देखना है। काशी घूमने का यह सपना उसके बचपन से था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह आज यहाँ आई थी, लेकिन ग्रुप के साथ घूमने में उसे कभी मजा नहीं आया। वह हमेशा अपनी मर्जी से इस शहर को देखना चाहती थी। और तभी उसकी मुलाकात माधवन से हुई, जिसने उसे पूरे शहर को अपने तरीके से महसूस करना सिखाया। इन सब बातों की याद करके लीला की आंखें भर जाती है। उसी समय एक तमिल युवक वहां आता है। वह देखता है कि लीला रो रही है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए कोशिश करता है। वह उससे पूछता है, आप कौन हैं, क्या हुआ है? शुरू में लीला उसकी बातों से परेशान हो जाती है। तभी वह युवक मजाक में कह देता है,
लोग कहते हैं कि जो काशी में खो जाता है वह फिर यहीं का होकर रह जाता है और अपनी आखिरी सांस तक यहीं रहता है। यह सुनकर लीला डर जाती है और रोने लगती है। तब वह युवक तुरंत कहता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। उधर माधवन अपनी बेटी जानकी से फोन पर बात करता है। वह भावुक होकर कहता है, मैं उस महिला को उसके टूर ग्रुप के पास छोड़ आया हूँ। जानकी अपने पिता को समझाती है, पापा चिंता मत कीजिए, हर किसी की अपनी जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियां होती है। शायद उन्हें अपने लोगों के पास लौटना ही था। थोड़ी देर बाद माधवन के पास टूर ग्रुप का फोन आता है। वे लोग कहते हैं, सर हम कब से इंतजार कर रहे हैं, लीला जी अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। यह सुनते ही माधवन घबरा जाता है और तुरंत उनके पास पहुंचता है। ग्रुप के लोग बताते हैं कि हम घूमने आए थे लेकिन वह अचानक गायब हो गई। अब तो पुलिस से शिकायत करनी पड़ेगी। जब उन्होंने लीला के परिवार को फोन लगाया तो वहां से भी लापरवाही भरा जवाब मिला। किसी ने कहा, अगर खो गई है तो आप लोग अपना काम कीजिए। ग्रुप की कुछ महिलाएं भी लीला के बारे में गलत बातें करने लगती है। वह उसके स्वभाव पर ही सवाल उठाने लगती है। यह सब सुनकर माधवन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लीला पर और भी ज्यादा दया आने लगती है। उधर लीला उस तमिली युवक से अपने दिल की बात कहती है। वह कहती है, मैं माधवन जी को बहुत याद कर रही हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ एक शिक्षक की तरह नहीं देखा, एक प्रेम नहीं था, बल्कि उससे भी ऊंचा और पवित्र रिश्ता था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मुझे आज़ादी का एहसास कराया। 25 साल से जो जिंदगी एक कैद जैसी थी, उससे बाहर निकलने का साहस उन्होंने दिया। तभी लीला की नज़र अचानक एक आदमी पर पड़ती है। उसे पहचान जाती है और चिल्लाती है, अरे यही तो वह चोर है। उसे याद आता है कि इसी चोर ने काशी आने के बाद उसका पर्स और मोबाइल चुराया था। लीला और वह तमिल युवक दोनों चोर के पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन चोर भाग निकलता है। दौड़ते दौड़ते लीला सीधे अपने टूर ग्रुप के सामने पहुंच जाती है। उसी समय माधवन भी ग्रुप के साथ वहीं आ रहा होता है। लीला को देखकर ग्रुप मैनेजर और बाकी लोग को राहत मिलती है, लेकिन कुछ महिलाएं फिर भी उसे ताने देने लगती है और कहती है इसकी वजह से पूरे टूर की परेशानी बढ़ गई। उनकी बातें सुनकर माधवन से रहा नहीं जाता। वह दृढ़ आवाज से कहता है, कल सुबह ही उनकी तमिलनाडु जाने वाली ट्रेन है, तब तक लीला जी मेरे साथ रहेगी। इतना कहकर वह लीला का हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। माधवन का यह अपनापन लीला के दिल को छू जाता है। उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही उसे यह भी लगता है कि शायद लोगों को यह गलत लगे। कुछ देर बाद दोनों सीढ़ियों पर बैठकर बातें करते हैं। माधवन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, वहां सबके सामने अपना हाथ पकड़कर ले आना शायद ठीक नहीं था। उस समय मैं भावनाओं में बह गया था। उसी समय वह तमिल युवक फिर वहां आ जाता है। वह दोनों के बीच बैठकर हंसी मजाक करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी प्रेमिका भी वहां पहुंच जाती है और नाराज होकर कहती है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। अब उस युवक के जाने का समय हो जाता है। जाने से पहले वह लीला को उसका पर्स और मोबाइल वापस देता है। दरअसल उसने वही सामान उस चोर से वापस ले लिया था जिसने शुरुआत में लीला का पर्स और फोन चुराया था। अपना सामान वापस पाकर लीला बहुत खुश हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि वाराणसी आने के बाद उसे कितने अच्छे लोग मिले हैं। इसके बाद माधव लीला से कहता है, रात को गंगा आरती शुरू होगी। रात को गंगा आरती शुरू होगी, उससे पहले पास के कमरे में चलकर थोड़ा तरोताजा हो जाते हैं, फिर साथ में आरती देखने चलेंगे। लीला उसकी बात मान लेती है और दोनों कमरे की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें साथ जाते हुए वही तमिल संघ वाला व्यक्ति देख लेता है, गलत समझ बैठता है और मन ही मन सोचने लगता है कि माधवन उस महिला को कमरे में क्यों ले जा रहा है। कमरे में पहुंचकर माधवन नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तभी उसकी बेटी जानकी का फोन आता है। माधवन लीला से कहता है, आप ही बात कर लीजिए। जैसे ही जानकी लीला की आवाज़ सुनती है वह बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, आंटी मैं आपसे एक बात जरूर मिलना चाहती हूँ, क्या हम कल सुबह मिल सकते हैं। लीला मुस्कुराकर कहती है, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। फोन रखने के बाद लीला भी तैयार होने चली जाती है। वह वही नई साड़ी पहनती है जो माधवन ने उसके लिए खरीदी थी। बाहर आने पर वह माधवन से कहती है, मेरे लिए थोड़ा सा मोगरे का फूल ला दीजिए। माधवन तुरंत जाकर मोगरे के फूल खरीद लाता है। लीला उन्हें अपने बालों से लगाती है और दोनों साथ में गंगा आरती देखने पहुंच जाते हैं। दोनों शांत मन से आरती का आनंद लेते हैं। इसी दौरान माधवन मुस्कुराकर लीला से पूछता है, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ था। लीला हल्की मुस्कुराने के साथ कहती है, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि प्यार बहुत खूबसूरत एहसास होता है। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। तभी वही छोटी लड़की आती है जो दीप बेचती थी। लीला उससे सारे दीप खरीद लेती है। छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद लीला माधवन को भी अपने साथ बुलाती है। दोनों मिलकर गंगा में एक एक करके सारे दीप प्रवाहित करते हैं। माधवन कहता है, अगर आप दीपावली के लगभग 15 दिन बाद यहाँ आएगी तो पूरा वाराणसी ऐसे ही लाखों दीपों से जगमगाता दिखाई देगा। उस समय यह शहर और भी अद्भुत लगता है। यह सुनकर लीला मुस्कुराते हुए कहती है,
आप तो मेरे मन में वाराणसी को लेकर और भी इच्छाएं जगा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए यहीं रहने लगूं। उधर माधवन की बेटी जानकी विदेश में रहने वाले एक व्यक्ति से अपने पिता के बारे में बात करती है। वह कहती है कि उसके पिता की एक महिला से अच्छी दोस्ती हो गई है। यह सुनकर वह व्यक्ति नाराज होकर पूछता है, इस उम्र में क्या उन्हें प्यार हो गया है? जानकी मुस्कुराकर जवाब देती है, प्यार किसी एक उम्र का मोहताज नहीं होता। अगर मेरे पापा खुश हैं तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। इधर माधवन लीला को एक छोटे से भोजनालय में ले जाता है। वहां खाना परोसने वाला व्यक्ति पूछता है, क्या आप रजनीकांत के राज्य में आए हैं? लीला हंसकर कहती है, हाँ, मैं तमिलनाडु से हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, हमें तमिलनाडु का नाम सुनते ही सबसे पहले सुपरस्टार रजनीकांत याद आते हैं। खाना खाते समय लीला कहती है, कल मुझे फिर उसी टूर ग्रुप के साथ तमिलनाडु लौटना है। अगर आप मेरे साथ चले तो मुझे हिम्मत मिलेगी। वे लोग हमेशा मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। माधवन उसकी बात ध्यान से सुनता है। रात में दोनों फिर गंगा किनारे बैठकर आरती देखते हैं। वहीं कुछ विदेशी लोग बांसुरी बजा रहे होते हैं। उन्हें देखकर माधवन को लीला का बचपन का सपना याद आता है। वह कहता है, आपका सपना नृत्य करने का था, आज उसे पूरा कर लीजिए। वह बांसुरी बजाने वाले विदेशी से कहता है कि वह ऐसी धुन बजाए जिस पर लीला नृत्य कर सके। संगीत शुरू होता है और लीला पूरे मन से नृत्य करती है। उसका नृत्य इतना सुंदर होता है कि वहां मौजूद सभी लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगते हैं। नृत्य समाप्त होने पर बांसुरी बजाने वाला विदेशी अपनी कमाई में से कुछ पैसे लीला को देता है। लीला उन पैसों को हाथ में लेकर भावुक हो जाती है। वह कहती है, यह मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। फिर वह उन पैसों में कुछ हिस्सा माधवन को देती है। पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है, अगर मुझे कुछ देना ही है तो अपने हाथों से कोई छोटी सी चीज खरीद कर दे देना। काशी आने के बाद लीला की जिंदगी के कई अधूरे सपने पूरे होने लगते हैं। माधवन बताता है कि उसकी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद वह भी केरल चला जाएगा। फिर दोनों इस बारे में बात करते हैं कि अकेलापन की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। तभी उन्हें वहीं चाय वाला दिखाई देता है जिससे वह पहले मिले थे। लीला उसके पास जाकर धन्यवाद देती है। वह कहती है, आज मैंने अपनी जिंदगी में वो सब महसूस किया जो कभी नहीं किया था। इसके लिए जितना धन्यवाद माधवन को देना चाहिए उतना ही आपको भी देना चाहिए, क्योंकि आपने ही मेरी मुलाकात उनसे कराई थी। यह सुनकर चाय वाला भी भावुक हो जाता है। पास में एक छोटा सा झूला लगा होता है। लीला की उसमें बैठने की इच्छा होती है। माधवन उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है। इसी समय तंबी रमैया वहां आ जाता है। वह मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे मैं सब देख रहा हूँ, मैं तो उस महिला को पसंद करता था, लेकिन तुम उसे अपने साथ घुमाए जा रहे हो। अब तो उसे बच्चों की तरह झूले पर भी बैठा दिया। माधवन झूले के पैसे तंबी रमैया को देने के लिए कहता है और वह खुद लीला को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद दोनों गंगा नदी में एक छोटी नाव पर लेट कर बातें करने लगते हैं। लीला कहती है, आज तक मैं किसी की जिंदगी में खास इंसान नहीं रही, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपकी जिंदगी में मायने रखती हूँ। क्या आपको भी ऐसा एहसास होता है? माधवन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ऐसा ही लगता है। मैं इस पल का पूरा आनंद ले रहा हूँ। फिर लीला पूछती है, आपकी पत्नी के जाने के बाद क्या कभी आपको किसी से प्यार हुआ? माधवन इस सवाल का जवाब नहीं देता। वह हल्की सी मुस्कान दे देता है। सच तो यह होता है कि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पाते। उन्हें पता है कि रात बीतते ही दोनों अलग हो जाएंगे, इसलिए वे पूरी रात नाव पर बैठे बातें करते रहते हैं। यादगार के रूप में हीरो अपनी बचपन की एक फोटो लीला को देता है। लीला उसे बड़े प्यार से अपने पास रख लेती है। फिर लीला मन ही मन एक इच्छा मांगती है। जब माधवन पूछता है कि उसने क्या मांगा है तो वह मुस्कुराकर कहती है, अगर बता दूंगी तो पूरी नहीं होगी। इसके बाद दोनों आंखें बंद करके वहीं सो जाते हैं। सुबह सबसे पहले लीला की आंख खुलती है। वह माधवन को सोते हुए देखती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। थोड़ी देर बाद माधवन जागता है। वह लीला से कहता है, उठिए, आपकी ट्रेन का समय हो गया है। लेकिन लीला बिल्कुल भी नहीं उठती। पहले वह आवाज लगाता है, फिर चाय लाकर उसे उठाने की कोशिश कर, तब उसे एहसास होता है कि लीला इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। असल में पिछला दिन लीला की जिंदगी का आखिरी दिन था। उसने अपनी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर ली थी। शायद उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए वह हमेशा के लिए इस दुनिया को विदा हो चुकी है। कुछ देर बाद पुलिस और टूर एजेंसी के लोग वहां पहुंचते हैं। जरूरी कामकाजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी चले जाते हैं। माधवन पूरी तरह टूट जाता है। तभी छोटी लड़की और उसकी बेटी जानकी भी वहां पहुंच जाती है। जानकी पहली बार लीला को देखती है और सभी की आंखें नम हो जाती है। इसके बाद माधवन और उसकी बेटी मिलकर लीला का अंतिम संस्कार करते हैं। लीला के हाथ में माधवन की बचपन वाली फोटो होती है। उसके पास कुछ पैसे भी रखे होते हैं जो वह माधवन को देना चाहती थी। माधवन उन पैसों और फोटो को लीला की आखिरी निशानी के रूप में अपने पास रख लेता है।
फिर काशी में ही लीला की अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में किया जाता है। हालांकि लीला अब दुनिया में नहीं रहती, लेकिन माधवन को हर पर ऐसा महसूस होता है जैसे वह अब भी उसके साथ है। उसे लगता है कि लीला उसी नाव के किनारे बैठी उससे बात कर रही है। इसी भावुक एहसास के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। यह एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली फिल्म है। कुछ फिल्मों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है, और यह भी वैसी ही एक फिल्म है।